साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां पर हम चर्चा में लेंगे सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पीसी एक्ट को और इसके साथ साथ धारा 409 आईपीसी को, और हम एम्फेसाइज करेंगे धारा 465, धारा 471, धारा 477A, धारा 120B आईपीसी पे। जब भी इस तरह का मामला दर्ज होगा तो वहां पर डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी और किन किन पॉइंट्स को जो है अपने को एम्फेसाइज करना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन जो है केस है कंसर्निंग द पब्लिक सर्वेंट एंड द प्राइवेट पर्सन। कई बार क्या होता है कि सरकार जो है वो कॉल करती है द प्राइवेट पर्सन और देयर फर्म कि आप हमारे लिए जो है काम करो। जो फंड्स हैं वो आते हैं टू द कंसर्न लोक सेवक और उससे फंड जो है वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट पर्सन को या उसकी फर्म को। तो आरोप क्या होता है कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी, इसके साथ साथ फॉर्जरी करी और चीट करते हुए डिपार्टमेंट को जो फर्जी वाउचर्स थे उसके आधार पेमेंट जो है वो प्राप्त कर लिया। तो ऐसे सिनेरियो में किस प्रकार केस को कॉन्टेस्ट करना है, डिफेंड करना है, ये आज के डिस्कस का इंपॉर्टेंट जो है एजेंडा है। जो केस आज मैं डिस्कस करूंगा जिसका नाम है वीजी उषा बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसका डिसीजन है 23/9/2025 का और जजमेंट दिया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने। उससे भी जो है मैंने हेल्प ली है ताकि मैं टॉपिक को इफेक्टिवली जो है आपको समझा सकूं। क्लियर है? हम सिंपली एक लेंगे केस स्टडी ताकि टॉपिक समझने में हमको इजी रहेगा और जब कभी भी इस तरह के मैटर हमारे सामने होंगे हम इजीली जो है इनको कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? एक बार क्या हुआ कि एक ग्राम पंचायत थी जिसमें कई लोक सेवक थे। हम ले रहे हैं हमारी सुविधा के लिए 3 लोक सेवक, A1, A2 एंड A3, तीनों जो हैं लोक सेवक हैं। इन पर चार्जेस क्या लगाए कि इन्होंने सबसे पहले करी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसके तहत कुछ डॉक्यूमेंट तैयार हुए जो कि फैब्रिकेट थे एंड फॉल्स थे। इन्होंने जो इनका एम बुक था जिसको हम कहते हैं कॉमनली मेजरमेंट बुक, उसमें भी दिखाए फर्जी इंदराज और उसके बेसिस पे तैयार हुए फेक एंट्रीज और फिर बने फेक वाउचर्स जिसके आधार पर हुए फेक विड्रॉल्स और फाइनली जो अक्यूज थे इनको तो हो गया रॉन्गफुल गेन और जो गवर्नमेंट थी उसको हुआ रॉन्गफुल लॉस। क्लियर है? और ये जो केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं ये उसी फैसले में से लिया है मैंने जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। मैं पुनः रिपीट करता हूं, जजमेंट का नाम है वीजी उषा बनाम स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट है दिनांक 23/9/2025 का ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का। क्लियर बात है? तो कुल मिलाकर के जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो ये कहना होता है एजेंसी का कि जो लोक सेवक है इन्होंने अब्यूज किया है अपनी ऑफिशियल पोजीशन को, इन्होंने एक्ट किया है डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली और जो फंड्स था उसको विड्रॉ किया और फाइनली उसको एम्बेजल कर लिया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। इस कंडीशन में चार्जेस क्या लगते हैं हमारे ऊपर कॉमनली? धारा 13(1)(c) पीसी एक्ट, धारा 409 आईपीसी, इसके अलावा जो सेक्शन है फॉर्जरी की उसको भी जो है इंपोज किया जाता है, जो कि इस केस में हुआ, जो कि अपन डिस्कस भी कर रहे हैं। साथियों इस केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एक्विटल के वो क्या थे? सबसे पहली बात, जब बात आती है फॉर्जरी की तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक्सपर्ट एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आईओ ने कलेक्ट नहीं करी एक्सपर्ट एविडेंस को या एक्सपर्ट ओपिनियन को तो ऐसे सिनेरियो में जो फॉर्जरी है उसको प्रूव नहीं मान सकते। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक सिद्धांत है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का
कि जो भी लगा रहा है एलिगेशन, उसको वो एलिगेशन जो हैं वो प्रूव करने होंगे, और वो एलिगेशन जो है साबित करने हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब भी आप पर चार्ज होगा धारा 13 पीसी एक्ट का प्लस आईपीसी का या बीएनएस का, उन स्थितियों में देयर इज नो प्रिजम्पशन। तो जहां प्रिजम्पशन नहीं है वहां पर बर्डन बहुत ज्यादा है प्रोसिक्यूशन पे, दे हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इनको कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी, नंबर 1। दूसरी बात, जो मोटिव ऑफ क्राइम है उसको साबित करना होगा, और कहीं भी ब्रेकेज जो है नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकेज है तो उसका फायदा अक्यूज को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बजाय जो डिपार्टमेंट के व्यक्ति होते हैं उनको बुलवा करके बयान करा लेती है कि साहब ये राइटिंग पहचान लो, और उसके आधार पर एक पुख्ता साक्ष्य का जो है ये गठन करते हैं रिकॉर्ड के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इवन दो एनी पर्सन फैमिलियर विद द राइटिंग ऑफ द अक्यूज, बट इट कुड नॉट बी फॉर्म बेसिस ऑफ कन्विक्शन। एक्सपर्ट एविडेंस चाहिए तो मतलब चाहिए, क्लियर है। और ये व्यू सपोर्ट किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका साइटेशन है 2025 KHC पेज नंबर 937। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इवन दो एनी पर्सन इज फैमिलियर विद द हैंड राइटिंग ऑफ द अक्यूज्ड, ये इनसफिशिएंट एविडेंस है टू कंक्लूड द फॉर्जरी। टू कंक्लूड फॉर्जरी द एक्सपर्ट टेस्टिमोनी और एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। अगर ये नहीं है तो केस मेड आउट नहीं होगा, और इस जजमेंट को जो वर्तमान केस है इसमें रिलाई किया गया। तो केवल एक ही पॉइंट से अक्यूज जो है बाहर आ गया, वो यही था कि एक्सपर्ट एविडेंस का अभाव है। तो जहां पर हैंडराइटिंग प्रूव नहीं है, हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए एक्सपर्ट की एविडेंस नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में ये फैटल है और आरोपी जो है वो हकदार है बरी होने का। और जब मूल ही प्रूव नहीं है, मींस जो प्राइमरी ऑफेंस है वो ही प्रूव नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कॉन्स्पिरेसी को भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो इन समस्त ऑफेंसेस से अक्यूज को जो है बरी कर दिया गया। क्लियर हो गया अपने को। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब भी इस तरह के आरोप हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप पर आरोप क्या है, उसको जो है आप लिख लीजिए पॉइंट वाइज, और उस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है, जिसको हम कहते हैं प्लॉजिबल सबमिशन। और तीसरी बात, जो भी एविडेंस है प्रोसिक्यूशन की, उसको साबित करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस फाइल पर हैं, और इन्हीं का जो मिसमैच है ये तैयार करता है आधार हमारे एक्विटल का। क्लियर बात ये, क्योंकि 13(1)(c) का बेसिस क्या है कि आपने लोक सेवक होते हुए जो सरकारी पैसा है उसका गबन कर लिया, और गबन का बेसिस क्या है, एक्टिंग डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, और इनका अल्टीमेट बेसिस क्या है, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। जब तक प्राइमरी एलिमेंट्स साबित नहीं होंगे तब तक ऑफेंस को प्रूव नहीं माना जाएगा। और जहां तक बात फॉर्जरी की और गबन की है, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है एन राघवेंद्र बनाम स्टेट, जिसमें यह कहा गया कि अगर मैटर फॉर्जरी का है, मैटर चीटिंग का है, मैटर गबन का है, तो वहां पर ऑडिट मस्ट है टू असर्टेन कि क्या लॉस हुआ है। अगर ऑडिट ही नहीं है तो किसी भी रूप में लॉस को हम असर्टेन नहीं कर सकते। अगर लॉस ही असर्टेन नहीं हुआ तो जो प्राइमरी एलिमेंट था वही मिसिंग हो गया, तो उस सिनेरियो में या उस कॉन्टेक्स्ट में जो इंग्रेडिएंट है उनको साबित नहीं माना जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जब भी आप फाइल को पढ़ें तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रोसीड करें। तो मैंने आपको लॉ पॉइंट भी स्पेसिफिक कर दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए जो केस स्टडी थी वो भी एक्सप्लेन कर दी है, और करना क्या है मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।